नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेंद्र देव। हेडलाइंस के बाद आइए अब खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। देहरादून की बात करते हैं। वहां पर पुलिस लाइंस में पीएसी, आईआरबी और फायर ब्रिगेड समेत 1425 जवानों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह हुआ। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इन सभी को नियुक्ति पत्र दिया और इस मौके पर कहा कि प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। 1425 आज ये नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और जो बचे हुए पद हैं उन सब पर भी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ जल्दी ही होगी और विभिन्न जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो चल रही हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है कि पूरे देश के अंदर इस वर्ष के अंदर 10 लाख लोगों को रोज़गार दिया जाना है, उस श्रृंखला में हमने भी उत्तराखंड के अंदर हमारे जितने भी विभागों में जो भी पद रिक्त हैं उन सभी पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की है। अब खबर दिल्ली से है। वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बैठक हुई है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर मंथन भी हुआ है। यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी की अध्यक्षा रंजना देसाई भी इस मीटिंग में मौजूद थी। बड़ी खबर दिल्ली से। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बैठक हुई और उत्तराखंड में इसको लागू करने को लेकर मंथन भी किया गया है और इस दौरान ड्राफ्ट कमेटी की अध्यक्ष, यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी की अध्यक्ष रंजना देसाई भी मीटिंग में मौजूद थी। और ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं अविनाश तिवारी से, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अविनाश, विस्तार से बताएं। देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो यूसीसी की अभी ये बैठक चल रही है। जो बैठक की अध्यक्षता कर रही है वो है जो कमेटी के अध्यक्ष है रंजना प्रकाश देसाई। उन्हीं के नेतृत्व में ये बैठक अभी तक चल रही है और अभी भी अगर आज बात करें तो तमाम तरह जो कमेटी के अन्य सदस्य हैं वो किस तरीके से ड्राफ्ट हो इसको लेकर के मंथन कर रहे हैं। चूंकि अगर बात करें तो उत्तराखंड सरकार ने 30 जून तक का समय दिया हुआ है कि 30 जून तक कमेटी अपना ड्राफ्ट तैयार करके दे। इसी कड़ी में कमेटी लगातार बार बैठकें कर रही है और आज उत्तराखंड सदन में एक बार फिर से ये बैठकें की जा रही है। 14 जून को अगर बात करें तो दिल्ली एनसीआर में जितने भी उत्तराखंड वासी रहते हैं उनको भी इन्विटेशन भेजा गया है कि वो लोग आए और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जितने भी सदस्य हैं यूसीसी कमेटी को लेकर के, अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई वो भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मौजूद रहेंगी। अगर कोई अपना सुझाव देना चाहता है, कोई अपनी बात रखना चाहता है तो कमेटी के समक्ष आके रख सकता है। तो ये एक निर्णय और भी लिया गया कि 14 जून को तमाम तरह से दिल्ली एनसीआर में उत्तराखंड वासी रहते हैं उनसे बातचीत का, और इसके साथ साथ अभी ये बैठक चल रही है और ये तय किया जा रहा है कि किस तरीके से ड्राफ्ट बनाया जाए जिससे कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो सके। पिछले हफ्ते अगर बात करें तो लॉ कमीशन से भी मुलाकात की थी इस कमेटी ने और उसको अपना बताया था कि किस तरीके से ये कमेटी काम कर रही है और किस तरीके से ड्राफ्टिंग कर रही है। इसी को लेकर के आज एक बार फिर से महत्वपूर्ण बैठक उत्तराखंड सदन में चल रही है। बहुत धन्यवाद आपका विनाश। इधर पुनर्वास और मुआवजे की मांग को लेकर कर्णप्रयाग नगर पालिका क्षेत्र के बहुगुणा नगर के आपदा प्रभावित प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्होंने मांग की है कि उन्हें जोशीमठ में आपदा की तर्ज पर जैसे वहां दिया गया वैसे मुआवजा दिया जाए। इसी को लेकर लोग आंदोलन का मन बना चुके हैं और लोगों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार तक की धमकी दे दी। प्रदर्शन की तस्वीरें बहुगुणा नगर के लोगों ने प्रदर्शन किया है। हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या प्रदर्शन अभी भी जारी है वहां पर और कितने लोग प्रदर्शन में शामिल थे, क्या हुआ फिर आखिर में? अभी देखिए, कर्णप्रयाग नगर पालिका का जो बहुगुणा नगर वाला क्षेत्र है, या पूरी जमीन धंस रही है जिसके चलते 30 परिवार खतरे के साए में जीने को मजबूर है। और यहाँ पर जब भी जनप्रतिनिधि लोग आते हैं, प्रभारी मंत्री जी आए, उन्होंने भरोसा दिया था प्रभावितों को कि जोशीमठ आपदा की तरफ से उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। 1 साल बीतने को है, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, लोग खौफ के साए में जीवन जीने को मजबूर है और लोगों का गुस्सा फूटा। उन्होंने यहाँ पर तहसील में जमकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और उप जिलाधिकारी के माध्यम से सीएम को ज्ञापन सौंपा है। लोगों की साफ तौर से ये मांग है कि यदि हमें जोशीमठ आपदा की तर्ज पर पुनर्वास और मुआवजा नहीं दिया गया तो वे लोग आगामी समय में लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। जी धन्यवाद आपका जितेंद्र। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है उत्तराखंड में हो रही बाघों की मौत पर। बाघों की मौत का मामला गंभीर है, यह कहना है मुख्यमंत्री का। बाघों की मौत के मामले की जांच भी करवाई जाएगी। तो बाघों की मौत पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है। उन्होंने इस घटना को गंभीर बताया, इस मामले को गंभीर बताया है और इस मामले की जांच करवाने की भी बात कही है। बड़ी अपडेट। इसका हम लोग निश्चित रूप से आंदोलन करवाएंगे। यहाँ पर अगर कहीं पर कोई इस पर वो पाया जाता है तो उस पर हम भी कार्रवाई। इन दिनों पहाड़ों में सरकार लैंड जिहाद को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है।
जगह जगह सरकारी भूमि पर बने अवैध मंदिरों और मज़ारों को ढहाया जा रहा है। और ऐसे ही श्रीनगर में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बताया जा रहा है कि खिरसू की तरफ एक मंदिर के अंदर के मज़ार दिखाई पड़ रही है। इसमें कुछ युवा इस मज़ार के बारे में बता रहे हैं। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि किस तरह मंदिर के अंदर मज़ार बनाई गई और इस मज़ार का ये युवा वीडियो के जरिए विरोध भी कर रहे हैं। एक मंदिर दिख रहा है लेकिन अंदर से उसका जो है पूरा स्वरूप जो है मजार जैसा है, तो निश्चित रूप से इसमें प्रशासन कार्रवाई करनी चाहिए। और जिस प्रकार से ये पूरे देश के अंदर जो है लव जिहाद, लैंड जिहाद जो चल रहा है और हिंदू धर्मों को जो है टारगेट किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये निंदनीय है और ऐसे लोगों के खिलाफ जो है प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इधर उत्तराखंड में अतिक्रमण के मामले पर सीएम धामी ने बयान दिया है। पहाड़ पर किसी को भी अतिक्रमण की अनुमति नहीं मिलेगी, सरकार अपने स्तर से काम कर रही है। तो अतिक्रमण के मामले पर मुख्यमंत्री धामी ने बयान दिया है और कहा है कि किसी को इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती और सरकार अपने स्तर से इस पर काम कर रही है। उसका आकलन कर रहे हैं, उसकी तैयारियां हो रही हैं, पूरा होमवर्क चल रहा है। और होमवर्क होने के बाद उत्तराखंड के अंदर देखिए, हमने बार बार कहा है, उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है उसको वो मूल स्वरूप उत्तराखंड का खराब ना हो, उसके लिए जो भी शक्ति होगी और जो भी गड़बड़ी करने वाले लोग हैं उनको हमारा यहाँ का कानून, यहाँ की जो विधि व्यवस्था है उसके अनुरूप सख्ती से उन पर कार्रवाई होगी। आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी के फिरौला में नाबालिग लड़की को भगाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और इस बीच कुछ लोगों ने दुकानों पर पोस्टर चिपकाए हैं जिन पर 5 जून को महापंचायत होने की बात भी लिखी गई है। उत्तराखंड की शांत वादियों में लव जिहाद का मुद्दा गर्मा रहा है। पहले विकास नगर और अब उत्तरकाशी के पुरोला में हिंदू संगठन इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। पुरोला में कुछ अज्ञात लोगों ने दुकानों के बाहर पोस्टर चिपकाए हैं। इन पोस्टर पर लिखा गया है कि लव जिहादियों को सूचित किया जाता है कि 15 जून 2023 को होने वाली महापंचायत होने से पूर्व अपनी दुकान खाली कर दें। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो वो वक्त पर निर्भर करेगा। देवभूमि रक्षा अभियान। सूचना के बाद पुलिस ने पोस्टर्स को हटा दिया है। देर रात्रि में पुरोला थाना के क्षेत्रांतर्गत जो है कुछ असामाजिक और शरारती तत्वों ने कुछ पोस्टर चिपका दिए थे। उसका तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस ने वो पोस्टर हटा दिए गए हैं और जो है इसकी जांच की जा रही है कि ये किसने लगाए हैं। उस पर जो है अग्रिम विधिक कार्रवाई जो है की जाएगी। और जो है पुरोला की स्थिति को देखते हुए वहाँ पे पुलिस फोर्स अलर्ट है और जो रात्रि गश्त बढ़ा दी गई है और पुलिस फोर्स भी वहाँ बढ़ा दी गई है और पुलिस फोर्स इसको लेके पूरी तरीके से सतर्क है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ये पोस्टर यहाँ लगाए किसने? क्या ये हिंदू संगठनों का काम है या फिर कोई देवभूमि में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है? तीर्थ पुरोहित भी नहीं चाहते हैं कि देवभूमि का माहौल खराब हो, मगर वो ये भी मांग कर रहे हैं कि पहाड़ की धार्मिक भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ ना किया जाए। जिसके भी द्वारा यह कार्य किया गया वो निंदनीय है, उसका हम बहुत बड़ा विरोध करते हैं। और मैं अपील करूंगा अपनी जितने भी मेरे हिंदू संगठन के लोग हैं कि शालीनता से काम करें। हम लोग सनातनी लोग हैं और सबसे बढ़िया बात अब हमारी ये है कि हम सबको साथ लेके चलते हैं। और ये जो लव जिहाद का जो मामला चल रहा है इसके लिए कठोर कानून बनना चाहिए जिसके तहत जो है 10-20 साल की जो सज़ा हो, जिससे जो है इस प्रकार के जो लोग हैं वो इस प्रकार का काम न कर सके, कानून को कोई हाथ में न ले। पुरोला की घटना को लेकर अभी कुछ रोज पहले हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया था, जिससे साफ है कि ये मामला ठंडा नहीं पड़ रहा है। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्वीर बिष्ट की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर्णप्रयाग के दौरे पर पहुंचे हैं और इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। दरअसल अशोक चक्र विजेता शहीद भवानी दत्त जोशी की स्मृति में शौर्य महोत्सव का आयोजन किया गया है और इसी आयोजन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करने पहुंचे हैं। तस्वीरें ये आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री पहुंचे वहां पर, भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, वो भी आप देख सकते हैं। भवानी दत्त जोशी की स्मृति में कार्यक्रम का आयोजन था।
और इधर विधानसभा अध्यक्ष मृदु खंडूड़ी ने भरानी स्टैंड पहुंची वो, और इस दौरान उन्होंने विधानसभा में दीप जलाकर बाल विधानसभा सत्र का शुभारंभ किया। बच्चों को लोकतांत्रिक परंपरा की जानकारी देने के लिए बाल विधानसभा का आयोजन किया गया है और बच्चों को ये जानकारी इससे मिल सकेगी कि विधानसभा किस तरीके से काम करती है और उसकी जिम्मेदारियां क्या क्या है। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर देहरादून से है। लव जिहाद पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी उन्होंने कही है। उत्तराखंड की शांति भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, ये बयान है उनका। कानून तोड़ने वालों को सजा मिलेगी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह बयान है। उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि के अंदर इस प्रकार के कोई भी काम बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे और कानून व्यवस्था की स्थिति किसी को भी अपने हाथ में लेने की कोई भी जो है परमिशन किसी को नहीं होगी। अगली अपडेट भी देहरादून से है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को तलब करने का मामला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने इस बाबत बयान दिया है। मंत्री को तलब किया तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये बात कही है करण मारा ने, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इस बाबत बयान दिया है, कहा है कि मंत्री को तलब किया तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को तलब करने के मामले से जुड़ा बयान करण मारा का, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अगर अपनी छवि ठीक रखनी है बीजेपी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो उनको कंट्रोल करना चाहिए। बड़े जोश में अखबारों में छपा कि मुख्यमंत्री ने तलब किया मंत्री को। अब हम पूछ रहे साहब तलब तो क्या था, लेकिन वो तलब करे हुआ नतीजा क्या हुआ, अभी तक तो कुछ देखने को आया नहीं। तो खाली छवि सुधारने के लिए ये कह रहे हैं कि तलब कर लिया है, इससे काम चलने वाला नहीं। एक्शन करके दिखाएं तो अच्छा लगेगा। और चलिए बात करते हैं चार धाम यात्रा की। चार धाम यात्रा को शुरू हुए 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, चार धाम यात्रा में भक्तों का सैलाब भी बढ़ रहा है। और आप चारों तरफ मेरे आप तस्वीरें देख रहे हैं, कहाँ कितने श्रद्धालुओं ने दर्शन किए वो हम आपको बता रहे हैं। केदारनाथ धाम में 7,34,655 श्रद्धालु अब तक ददर्शन कर चुके हैं। ऐसे ही बद्रीनाथ धाम में 5,99,000 यानी लगभग 6 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री धाम में 4,08,463 श्रद्धालुओं ने अब तक का गंगोत्री धाम में मां गंगा के दर्शन किए हैं। और यमुनोत्री धाम की अगर बात करें तो यहाँ पर अब तक 3,69,826 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा पर तीर्थयात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। पहाड़ में रुक रुक कर बारिश भी हो रही है, मगर तीर्थयात्रियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। चार धाम यात्रा में आस्था का सैलाब है। भारी संख्या में यात्री देवभूमि उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। खराब मौसम के बीच यात्रियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। चार धाम की यात्रा को शुरू हुए करीब 1.5 महीने का वक्त बीत चुका है। इस 1.5 महीने में सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। चार धाम यात्रा में अब तक 21 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में उमड़ रही भीड़ के बाद प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। बद्री केदार समिति ने बाबा केदार के दर्शन का वक्त बढ़ा दिया है। अब भक्त 22 घंटे बाबा के दर्शन कर सकेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि जो केदारनाथ की यात्रा करता है उसको काफ़ी कठिनाइयों के साथ में वहाँ पर पहुँचना पड़ता है। विकट वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, जलवायु भी वहाँ पर विपरीत रहती है। तो इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री धाम में पहुँच चुका है उसको दर्शन किए बिना वो वापस न लौटे। भले ही बद्री केदार समिति ने ये फैसला लिया है, लेकिन तीर्थ पुरोहित इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि इस फैसले से परंपराएं खंडित हो रही हैं। पहले जो पैटर्न रहता था यात्रा का, वो बद्रीनाथ में ज़्यादा यात्री आते थे, लेकिन इस बार केदारनाथ में यात्रियों की संख्या ज़्यादा है। हालांकि जो है प्रत्येक यात्री को दर्शन की सुविधा मिलनी चाहिए और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने इस बार जो दर्शन का समय है वो 22 घंटे कर लिया है, जो कि परंपराओं के अनुसार तो नहीं है, पहली बार ऐसा हुआ है। चार धाम के लिए अब तक 40,60,000 श्रद्धालु पंजीकरण करवा चुके हैं।
सबसे ज्यादा केदार धाम में 7,34,655 भक्तों ने दर्शन किए। बद्री धाम के दर्शन करने वालों का आंकड़ा 5,99,477 है। तो वहीं गंगोत्री धाम में 4,08,463 श्रद्धालु माथा टेक चुके हैं और यमुनोत्री धाम में 3,69,826 लोगों ने दर्शन किए हैं। लगातार भीड़ बढ़ रही है। बाबा केदारनाथ धाम में 15 मई तक जो रजिस्ट्रेशन है उस पर भी रोक लगाई गई है। उसके बावजूद भी श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। संख्या इतनी ज़्यादा है कि हरिद्वार, ऋषिकेश और उससे आगे के जो मुख्य पड़ाव है वहां पर भीड़ की स्थिति बनी हुई है, जो प्रशासन के सामने भी चुनौती बन रही है। देहरादून से अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। और उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है, लेकिन पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है और उसके चलते कई जगहों पर जाम भी लग रहा है। हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून समेत अन्य पर्यटक स्थलों पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। खास करके चारधाम यात्रा मार्गों पर पर्यटकों और स्थानीय लोगों को रोज जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। यह समस्या ट्रैफिक पुलिस के लिए भी चुनौती है। हालांकि वीकेंड पर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए एक्स्ट्रा फोर्स तैनात करने की बात कही जाती है। पुलिस का दावा है कि इस समस्या से निजात पाने के लिए प्लान भी तैयार किया जा रहा है। श्रीनगर के जंगलों में भी लगातार आग लगने का सिलसिला जारी है और इससे पर्यावरणविद चिंतित हैं। उनका कहना है कि अगर जंगल इसी तरह से जलते रहे तो देवभूमि के पहाड़ एक दिन वीरान हो जाएंगे। गर्मी बढ़ते ही जंगलों में आग और उसके बाद पर्यावरणविद चिंतित। यूं तो बागेश्वर सरयू और गोमती के किनारों में बसा है, फिर भी हर रोज यहां ग्रामीणों को पेयजल आपूर्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन के लिए बाध्य होना पड़ता है। नदी गांव के श्याम मंदिर वार्ड के कुछ परिवारों को लंबे समय से पेयजल समस्या का सामना करना पड़ा है। उपभोक्ताओं को नियमित वहां पर पानी नहीं मिल रहा है। करीब 1 साल से आ रही समस्या का समाधान नहीं होने पर महिलाओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। जल्द समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी। बागेश्वर में पेयजल आपूर्ति बाधित, लोग प्रदर्शन करने को मजबूर। पानी का संकट श्याम मंदिर वार्ड में। समस्या को लेके आए हुए हैं हम। कितने दिनों से हमें 6 महीने से ज़्यादा हो गया यहाँ पानी की समस्या को उठाते हुए। कभी जेई साहब से बात होती है, कभी जेई साहब से वो कहते हैं आज नहीं कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, लेकिन वहाँ पर को कोई देखने वाला नहीं है। क्या कहते हैं डीएम साहब से मिलने आए हुए हैं और हम ये लास्ट चांस है। इसके बाद हम या तो रोड जाम करेंगे और उसकी समस्त जो जवाबदेही होगी, शासन प्रशासन इनकी जवाबदेही होगी। हमें कितने मंचों पर उठा दिया गया है, लेकिन पानी की समस्या का अभी तक हल नहीं हो पा रहा है। 2022 मार्च से पानी की समस्या से बहुत जूझ रहे हैं। हम जल संस्थान के पास भी 10 बार चले गए होंगे एप्लीकेशन लेके, और जल संस्थान ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं दिया। बहुत परेशानी आ रही है और इस समस्या का समाधान और डीएम मैडम के पास हम ये आखिरी बार अपनी उम्मीद लेके आए हैं कि हो सकता है ये हमारी समस्या का समाधान कर दें या कोई व्यवस्था हमारी करें। इधर हल्द्वानी में प्रस्तावित फ्लाईओवर का प्रेजेंटेशन 10 जून को डीएम नैनीताल के सामने होगा। इसके लिए 8 जून तक पीपीआर की फाइनल रिपोर्ट आ सकती है और सारे इनपुट मिलने के बाद ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों, व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक भी की जाएगी। फ्लाईओवर का भी पीपीआर सबमिट हुई है, उसमें कुछ हमने अपने आइडियाज़ उनको कहा है कि इसको और ऐड ऑन करें, और इस संबंध में हमने जिलाधिकारी महोदय को भी कुछ जानकारी दे दी है। पीपीआर संभवतः उनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि 10 जून तक इसका प्रेजेंटेशन दिया जाए। तो हमने जो कंसल्टिंग फर्म है हमारी, उनको हमने निर्देश दे दिया है। संभवतः 8 तारीख तक हमारे पास पीपीआर की फाइनल रिपोर्ट आएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।